ऐसा क्या हो गया कि शेख हसीना जो 2 दशक से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, बांग्लादेश के सबसे पहले राष्ट्रपति की बेटी रह चुकी हैं, उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। जब बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिली थी, ये एक ऐसा देश था जहां सरकारी नौकरियों में 80% का कोटा था। 30% था फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% आजादी की लड़ाई से पीड़ित महिलाओं के लिए और बाकी 40% अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए था। 1985 में ये 80% का कोटा कम करके 55% कर दिया। फ्रीडम फाइटर का 30 ही रहा, महिलाओं के लिए 10 और बाकी क्षेत्रों का जो 40 था उसको कम करके 10% कर दिया और एक नया कोटा शुरू किया जो पिछड़ी जातियों के लिए था। इससे आम जनता के लिए काफी फायदा हुआ क्योंकि उनका 20% से 45% हो गया कोटा। उसके बाद 1997 में फ्रीडम फाइटर का जो कोटा था उसमें उनके बच्चों को भी शामिल कर दिया और 2010 में उनके पोते पोतियों को भी शामिल कर दिया। उसके बाद 2012 में एक नया कोटा शुरू किया गया जो विकलांग यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए था, जो 1% था। उससे टोटल कोटा हुआ 56% यानी आम जनता के लिए 44% बचा। अब ये जो 44% बचा था आम आदमी के लिए, वो लोगों को काफी चुभने लगा और 2018 में उन्होंने काफी बड़े स्केल पे प्रदर्शन करना शुरू किया। तो शेख हसीना की सरकार ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने 2018 में क्लास 1 और क्लास 2 लेवल के ऑफिसर की नौकरियों के लिए कोटा बंद कर दिया। इसका मतलब कोई भी ऑफिसर लेवल की नौकरी कोटे से नहीं मिलेगी अब। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के वंशज थे, वो इस डिसीजन से बहुत नाखुश थे। तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि हमको क्लास 1 और क्लास 2 लेवल की अफसर की पोस्टिंग के लिए भी कोटा चाहिए। तो इस केस का रिजल्ट आया 2 महीना पहले 5 जून 2024 में और कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना की सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो गलत है और क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट की सारी पोजीशंस पे दोबारा से कोटा लगा दिया। इसके चक्कर में आम जनता और स्टूडेंट फिर से सड़कों पे उतर आई और दंगे करने लगी। आपको ये बात समझनी चाहिए कि कभी भी कोई दंगे होते हैं उसमें आम आदमी ना कभी जीतता है और ना हारता है, क्योंकि जीत और हार सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की ही होती है। तो 5 जून को कोर्ट का फैसला आया और 1 जुलाई को स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये देख के बांग्लादेश छात्र लीग, जो शेख हसीना की पार्टी का ही स्टूडेंट विंग है, उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। अब इस मार पिटाई को रोकने के लिए सरकार ने सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी और इंटरनेट भी बंद करवा दिया। जब दंगे और बढ़ने लगे, शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको स्टूडेंट्स को प्यार से समझाना चाहिए था और दंगे कंट्रोल में करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को बोला कि दंगइयों पे गोली चला दो। ये इतना गलत फैसला था क्योंकि इस चक्कर में काफी लोग मारे गए और घायल हुए, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कोटे सिस्टम से परेशान थे। स्टूडेंट्स के मारे जाने की वजह से दंगों का रुख ही बदल गया और कोटे के साथ सरकार के खिलाफ भी दंगे होने लगे और शेख हसीना की सरकार की और जितनी भी कमियां थी, जैसे करप्शन, महंगाई और ऐसे सारे मुद्दों को इकट्ठा करके विरोधी पार्टियों ने फायदा उठाया और दंगों में घी डालना शुरू कर दिया। जुलाई 17 को तो शेख हसीना ने जो स्टूडेंट्स भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर तो गोलियां ही चलवा दी और जुलाई 19 को प्रदर्शनकारियों ने जब आर्मी के ऊपर पत्थर मारा तो उन पे भी गोलियां चलवा दी। एक वीडियो तो ऐसा सामने आया जिसमें एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट पुलिस की गाड़ी से फेंकते हुए दिखाया गया। उस स्टूडेंट का नाम था शेख यामिन और उसको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो 10 जुलाई से 20 जुलाई तक 10 दिन 187 यानी 187 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। 21 जुलाई को इतने दंगे देखने के बाद कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। फ्रीडम फाइटर जिनका कोटा 30% था उसको गिरा के 5% कर दिया और माइनॉरिटीज का 2% रखा, तो टोटल कोटा सिर्फ 7% कर दिया। बाकी बचा 93% कर दिया आम जनता के लिए, जो इनको योग्यता के आधार पे दी जाएंगी। इतना बड़ा डिसीजन आया तो प्रोटेस्ट तो खत्म हो जाने चाहिए थे क्योंकि लड़ाई तो कोटे की थी, लेकिन क्योंकि दंगों पे विरोधी पार्टियों ने भी अपनी रोटी सेकी,
ये दंगे बंद नहीं हुए। तो 21 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आया कोटा कम करने के लिए। 4 दिन बाद जुलाई 25 को स्टूडेंट लीडर्स ने मांग की कि जितने भी विरोधी दल के नेता जेल में हैं, चाहे उनके ऊपर करप्शन का केस हो, चाहे क्रिमिनल केस या कोई भी जुर्म में जेल में बंद हो, उनको रिलीज किया जाए। अब स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब 29 जुलाई को उनकी एक और नई मांग आई और स्टूडेंट्स ने बोला कि क्योंकि 150 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं, शेख हसीना को रिजाइन कर देना चाहिए। 4 अगस्त को हजारों की तादाद में बांग्लादेशी ढाका स्क्वायर पे प्रदर्शन करने लगे। अब आर्मी ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए तैयारी की, लेकिन काफी आर्मी के सोल्जर्स ने स्टूडेंट्स का साथ दिया। लड़ाई इतनी घमासान हुई कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 13 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। उसके अगले दिन जनरल वाकर-उज़-ज़मन, जो मिलिट्री चीफ हैं और शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने शेख हसीना को समझाया कि सिचुएशन बहुत खराब है, भीड़ हजारों की तादाद में घर की तरफ बढ़ रही है और उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। उन्होंने ये भी बोला कि पुलिस वाले अपने ही लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि प्रदर्शनकारी अंदर ही आ जाए उनके घर के। ये खबर सुनते ही शेख हसीना ने रिजाइन किया और अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के एयरपोर्ट चली गई, जहां से उन्होंने इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही काफी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। उनके बिजनेसों, घरों, मंदिर, चर्च इत्यादि को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इन दंगों में एक टीचर की भी मौत हो गई। अब 5 अगस्त को शेख हसीना इंडिया गई और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनिस, जो 2006 में नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं, ग्रामीण बैंक खोलने के लिए और काफी गरीबों की मदद करने के लिए उनको अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये शेख हसीना के बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं, लेकिन 2008 में इनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, जिसकी वजह से शेख हसीना ने इनके ऊपर केस भी किया था। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश से बाहर रहते थे। किस देश में रहते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इनको बांग्लादेश वापस बुलाया गया और 84 साल की उम्र में अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बांग्लादेश में ये देख के भारत के बुद्धिजीवियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोचा। सलमान खुर्शीद, जो काफी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, क्योंकि भारत में भी ये हो सकता है। सज्जन वर्मा, जो एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दंगे करने वाले मोदी के घर आके उनका घर ही हथिया लेंगे। अगर ऐसे नेता अपने देश में हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। शायद वो ये भूल गए कि इंडियन आर्मी एपॉलिटिकल आर्मी है, यानी अराजनैतिक है, और इसकी वजह से बांग्लादेश के स्वतंत्रता के 50 साल में उनकी आर्मी ने जहां 29 कू यानी तख्ता पलट किए हैं, भारत की आर्मी ने 80 साल में एक भी बार ऐसा नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में अमेरिका और चाइना की दखलंदाजी बहुत है और भारत में एकदम नहीं है। अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पे बैन जो किया था और उनके ऊपर सैंक्शन लगाया था, भारत ने उस सैंक्शन को एकदम खारिज करके उनसे खूब तेल लिया। आपने मिनिस्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू तो देखा ही होगा। अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो आप जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश बहुत अच्छे मित्र हैं। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत का बहुत बड़ा हाथ था। कोविड के समय भी भारत ने 33 लाख वैक्सीन बांग्लादेश को गिफ्ट किए थे। हर भारतीय अभी यही आशा कर रहा है कि बांग्लादेश इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकले और बांग्लादेशी भाइयों बहनों की सेहत, सुरक्षा और तरक्की में कोई भी रुकावट ना आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।